वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा वेलकम फिर बैक। आपको वेलकम करेंगे वेकअप पाकिस्तान में। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और हमारे कुकिंग का सेगमेंट भी जो है वो जारी था, उसके ऊपर भी वापस जाएंगे। और इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी हमारा वेदर के हवाले से कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, और उसके साथ साथ शहर कराची के अंदर एक दफ़ा फिर बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। कराची के सारे छोटे बड़े इलाके इसकी जद में आ चुके हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये जो अचानक से लोड शेडिंग का सिलसिला हर थोड़े अरसे के बाद शुरू हो जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है। डिमांड एज सच को इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ गई, ऑल्दो कि इट्स अ पीक सीजन, बट हमारे पास जो सप्लाई साइड के इशूज़ थे वो ऑलमोस्ट जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। रिजॉल्व इन अ सेंस कि यहाँ पर अब लोगों का रिलायंस जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर हो चुका है, तो डिमांड के हवाले से तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद बिल्कुल। अगर ये लोड शेडिंग की जा रही है तो इसकी क्या वजह है, कोई किसी के पास जवाब नहीं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तकसीम कार कंपनी जिसको के इलेक्ट्रिक कहा जाता है, उसके पास से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव शायद बिल्कुल। तैयार नहीं है कोई सर लॉजिकल हम तो रीजन वो देने कंट्री के। है जो सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर दुनिया रहे की हैं, सबसे स्टिल महंगी हम सबसे बिजली। ज़्यादा प्रॉब्लम भी हम ही फेस कर रहे हैं। और एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से हमारी आवाम बेहद परेशान है। और इस गर्मी के मौसम में स्पेशली सर्दियों में यासर इतनी लोड एग्जैक्टली। शेडिंग का इशू नहीं होता, मगर गर्मियों में ये बेहद बढ़ जाता है। और 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है गैर एलानिया, और बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अच्छा, स्टूडियो एक में चीज़ और गेस्ट भी मैं मौजूद। सॉरी गेस्ट को इंट्रोड्यूस श्योर करवाने श्योर। से पहले मैं जी जी, इस चीज़ को भी कहिए मेंशन कर कहिए। देता हूँ कि ना सिर्फ गैस ये बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, बल्कि गैस की भी गैस लोड की भी शेडिंग है। हो रही है। और हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर ये जो पैसे आपसे चार्जेस लिए जाते हैं, जिसका भी आपने तस्करा किया, ये फॉसिल फ्यूल के लिए जाते जो हैं, बिजली बनाई जा रही है गैस से, गैस की लोड शेडिंग गैस हो की भी रही लोड है तो शेडिंग बिजली है। की लोड शेडिंग की जा रही है। तो इसका क्या कोई लॉजिकल रीज़न है कि आप एंड यूज़र से जो है वो पैसे ले रहे हैं फॉसिल फ्यूल के, और आप बिजली बना रहे हैं गैस से, गैस और से। उसके बावजूद अगर उसमें इंटरप्शन है तो इसकी क्या लॉजिक है। आप और पूरे आप पूरे लोड बिल में शेडिंग से गैस वसूल की कर भी रहे हैं, करें और आप इलेक्ट्रिसिटी की भी दोनों कर की रहे हैं। साथ चल और रही है, फिर साथ पैरेलल है बिल्कुल। साथ यासर ये इंटरलिंक है। पानी की एग्जैक्टली, प्रॉब्लम्स भी होती है लोगों ये को, उसके साथ तो साथ है। साथ चलिए साथ एक और चलता मसला है। आपने इसको पॉइंट आउट कर तो दिया, आज सही है। हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ तला अहमद बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कराची में बेहद प्रॉब्लम है लोड शेडिंग का, और फिर वजह बताई जाती है कि बिजली चोरी है और जो है रिकवरी कम हो रही है, तो क्या रीज़न ये वैलिड है? और फिर इस शदीद गर्मी के मौसम में इस तरह के मामला पेश आना, आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, पहले तो कराची पाकिस्तान का वो बदकिस्मत शहर है जो एक माशी हब है। उसके अलावा यहाँ 12-12 18-18 घंटे गर्मी से आवाम जो है लोड शेडिंग का सामना कर रही है। उसमें आपकी छोटी दुकान, इंडस्ट्रीज हैं, तमाम जितने भी कारोबार हैं, बिजनेस आपका बड़ा मुतासर होता है। सेकेंडली ये चीज़ है कि लोड शेडिंग के वाले से हमने बात की, लोड शेडिंग का बुनियादी मसला क्या है जिस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। देखिए, जो के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कहते हैं कि बिलिंग पूरी नहीं है। बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे हैं जिसमें बिलिंग पूरी नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो पोश एरिया उसमें क्यों लोड शेडिंग करते हैं, फीडर ट्रिप्स कर जाते हैं, इसका इनके पास जवाब मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी इसके ऊपर हमारी भी बहस हुई है इसके ऊपर, इस हवाले से कि क्या मामला बनते हैं, क्या नहीं, क्या चीज़ें हो रही हैं। मगर मकसद कहने का ये है कि इनके पास कोई के इलेक्ट्रिक का कोई मुतबादिल हल नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि फीडर्स को जो है कंट्रोल कर सकें। और मकसद ये सिर्फ ये बिजली की लोड शेडिंग का मसला नहीं, बिजली की लोड शेडिंग से आपकी पानी की फराहमी मुतासर होती है। वाटर पम्प जो है वही बिजली से चलते हैं, तमाम चीज़ें इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो आप देखें ना, जब आपकी पानी की फराहमी नहीं होगी तो आवाम के ऊपर कितना बर्डन आएगा। पहली आवाम यहाँ पे तालीम, सेहत और दीगर जो बुनियादी सहूलत उससे महसूस हो चुकी है, तो उसके बाद जब आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर कहाँ बैठी हुई है। तो बात यह है कि ये कि इलेक्ट्रिक हमारे पास जो मौजूद है इस वक्त इलेक्ट्रिक काम कर रहा है कि इलेक्ट्रिक आपको जो है बिजली फराहम कर रहा है, मगर मकसद ये कि आपके मुतबादिल होना ज़रूरी है। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने यही बात की कि एक जो है कि इलेक्ट्रिक कोई जो है कंपनी इस वक्त जो है वो बिजली प्रोडक्शन दे रही है, मगर मकसद ये जैसे मोबाइल की कंपनीज मौजूद है, इस तरह आपको जो मुख्तलिफ कंपनीज को जो है टेंडर खोलें और उनको भी अप्लाई करवाएं। और ये चाइना की कंपनीज ने यहाँ पे बोला था, लेकिन वही बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है हमारा और तला साहब कि ये हमारे यहाँ अभी आपने मोबाइल कंपनीज का जैसे तस्करा किया, वो जितने चाहे चार्जेस आपसे डिडक्ट कर लें, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी थोड़े अरसे पहले की मैं आपको बताता हूँ, एक हाई एंड मोबाइल नेटवर्क पाकिस्तान का जो है वो ओल्डेस्ट जीएसएम सर्विस प्रोवाइडर, उसने 8 अरब रुपया जो है वो लोगों से निकलवा लिया। और मज़े की बात ये है कि जब नंबर सरफेस हुए हैं उसके बाद इसके लिए कोई अकाउंट फॉर ही नहीं है। मतलब ये पैसा आवाम से निकाल लिया गया उनकी जेब से, और ये वापस करने के तो बात ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब
ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये बिजली की कंपनी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये बिल की मद में एक अजीब सिस्टम। अब ये देखें कि कितना कमाल है, जो कराची से बाहर हैं शायद उनको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे एक अजीब सिलसिला ये है कि ये सुबह से लेके 6 बजे से शाम 4-5 बजे तक इसका यूनिट का जो है वो रेट अलग होता है, और फिर 5 बजे से लेके रात 11 साढ़े 11 बजे Different तक होता है। इसके जो है वो चार्जेस वो डबल हो जाते हैं। मतलब ये हो क्या रहा है, कोई इनसे जाके पूछे तो, और कोई इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंट फॉर एन नहीं, रेगुलेटर बिल्कुल इस पे ऐसे कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, और ये कब प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है। देखें, किया क्या जाए लीगल पॉइंट पे अगर जाएं तो मैं समझता हूँ कंज्यूमर एक्ट 2014 मौजूद है। ठीक है। जो सार्फिन है, जो कस्टमर्स है, बहरहाल तो क्योंकि व्यूअर्स को आपके और आवाम को ये चीज़ नहीं पता, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो या मोबाइल कंपनी, तो क्या हमारे साथ अनफेयर प्रैक्टिस की जा रही है, यहाँ पे हमें जो है टैरिफ के अंदर कुछ बातें की जाती हैं, बाद में हमें टैरिफ जो है कुछ और दिया जाता है, या यूनिट्स क्या हो जो हवाले से आपने बात की, और ये हमारे साथ हम सब लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ओवर बिलिंग को, क्योंकि आपके जो है 200 से ऊपर जब यूनिट क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी बिलिंग की जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक और रूल है। तो मकसद कहने का ये कि इसके ऊपर मैं अगर लीगली पॉइंट दूं तो आपको आप कंज्यूमर कोर्ट्स में आवाम रुजू कर सकती है। सेकेंडली जो है जितनी भी प्रोविंशियल जो आपने बनाई हुई है, ऑम्बुड्समैन बनाया हुआ है, यानी कि सूबाई मुतसिब आला या वफाकी मुतसिब आला, वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ खैर वहाँ पे इन सच कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं बेहतर ये समझूंगा कि कोर्ट्स की तरफ जाए, कंज्यूमर कोर्ट्स पे जाए। आप अगर आज हमारी जुडिशरी का हाल हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं इंसाफ है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ जाना चाहिए और इनके हवाले से इन चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक्स में मोबाइल कंपनी जो आवाम से पैसे बिला वजह जो है देखिए, पैसे आप चार्ज एक्सप्लॉयटेशन देखें कि आपके 299 यूनिट हैं तो आपकी प्राइस अलग होगी, और 299 यूनिट मेरा ख्याल है कि अगर किसी घर के अंदर 2 सोलर ये बल्ब लगे हुए हैं या कोई इस तरह का एक फैन वगैरह लगा हुआ है तो आसानी से जो है वो 200-300 यूनिट तक जो है वो जा सकता है। Exactly. अब वो 300 यूनिट पे जाएगा तो वो नॉन प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर आ गया, ये एक नया सिलसिला शुरू कर दिया ये भी है। है। अगर वो गलती से उसने वो लाइन को ब्रीच कर लिया तो वो जनाब एक्स्ट्रा बिल भरेगा, और फिर अगर नेक्स्ट मंथ से वो वापस अपने ट्रक पर आ भी जाता है तो अगले आने वाले 2 महीनों के लिए दोबारा से वो इसी दोबारा जोन से में वो रहेगा। करेगा। ये एक अजीब सिलसिला। लेकिन सर आपने शिकायतों की बात की, नेपरा को भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं, जिन इलाकों में बिल बाकायदगी से जमा किया जा रहा है वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है, तो इसका क्या रीज़न देते हैं ये? देखिए के इलेक्ट्रिक में तो खैर बिल वैसे कोई रीज़न है नहीं, लेकिन अगर हम ये समझें कि जो नेपरा को शिकायतें हो रही है, बेसिकली वो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो बिजली प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज को। मकसद ये कि वहाँ पे कंप्लेन इंसर्च करने का अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई किसी कोई कंप्लेन के ऊपर फायदा काम नहीं। हुआ है, कोई फायदा हुआ है, आवाम को कोई रिलीफ मिला है, अभी तक उसी मामला में जो है बस धक्के खा रही है। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो ये बात की, देखें सब्सिडी के ऊपर ये बड़ा मसला है कि 200 यूनिट से कम सब्सिडी है और 200 यूनिट के बाद सब्सिडी नहीं दे रहे। तो बात वही है कि आपने दोहरा मायार किया। देखें आजकल एक बुनियादी ज़रूरत है कि एयर कंडीशनर, तो आप हर जगह पे, क्योंकि गर्मी की जो हीट वेव्स है यहाँ पे हर जगह पे बड़े बड़े बिजनेसेस में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप ऑफिस में एसीज लगाते हैं। जब एसीज लगता है तो ज़ाहिर बिजली तो है आप अच्छी खासी लेके जाते हैं। मकसद ये कि उसके ऊपर आप 200 यूनिट से क्रॉस करके आप सब्सिडी खत्म कर देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सोलर पैनल जो आप लोगों ने इंस्टॉल किए, क्योंकि लोगों का रुझान सोलर की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। वही मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि उसके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए। और अब तो के इलेक्ट्रिक ये कह रही है कि हम जो बिजली की जो यूनिट की जो प्राइस है उस प्राइस पे आपसे नहीं लेंगे सोलर की जो आप बिजली जो आप प्रोड्यूस करते हैं। तो मकसद ये कि ये अगर पॉलिसीज होंगी तो हम तो मेरे यारों मददगार है ना। इसके ऊपर वही वाली बात है कि अगर जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्त फैसले नहीं आते या फिर अदालतों की तरफ से कोई सख्त फैसले नहीं आते तो इनके लाइसेंस मुअत्तल किया जाए, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आवाम से कि अपनी चीज़ें शिकायतें कंटिन्यू रखें। बहरहाल जी, शिकायतें वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और किया भी क्या जा सकता है। मैं अली परवेज साहब को देख रहा था, उनकी स्टेटमेंट, पता नहीं मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ या आप इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं। हमारा कि वो ये फरमा रहे हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन हुआ कि ये जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं जब इसमें कमी हुई उसको पास ऑन क्यों नहीं किया गया। तो आगे से वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि ये जो कमी आई है, अब आप तवज्जो से सुनिएगा, कि ये जो कमी है ये ऑयल रिफाइनरीज के लिए है, एंड यूज़र को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। मतलब जब आप बढ़ा रहे थे तो उस वक्त ये बता रहे थे कि एंड यूज़र को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर आप एक और बात बार बार दोहराते हैं। अली साहब ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए अपने लफ्ज़ों के ऊपर कि हमने आपको जो है वो सब्सिडी दी और हमने बर्दाश्त की। हमने क्या मतलब क्या होता है? ये आवाम के पैसों से ही आप आवाम को रिलीफ देते हैं, आप अपने कोई पर्सनल अकाउंट से आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है कि हमारा माइंडसेट आप देखें कि स्टेटमेंट देते वक्त ये भी नहीं सोचते कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। आप हमें रिलीफ दे रहे हैं, हमारे ही पैसों से आप हमें रिलीफ दे रहे हैं।
आप हम पर एहसान नहीं कर एहसान रहे नहीं कर रहे, हैं। तो बिल्कुल। ये बड़ी अजीब स्टेटमेंट है, ये तो हाल है। अब और यहाँ पर स्टेटमेंट देते होता हैं। भी यही है यासर कि थोड़ा सा भी रिलीफ दिया जाता है ना तो उसको एहसान इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे आवाम कोई पर एहसान पता नहीं आपने कोई कर दिया बहुत बड़ा होगा। आपने एहसान किया आवाम के ऊपर। बात ये कि ये जो मौजूदा हाल और मौजूदा दौर जिसमें पाकिस्तान की आवाम रह रही है, बेसिकली एक बादशाहत का दौर बन चुका जी, है। बिल्कुल ऐसा ही। बदकिस्मती से जी। ये कहना नहीं चाहिए, मगर बात ये है सिर्फ और सिर्फ जो है डेमोक्रेसी के नाम पे बैठे हैं असेंबली में, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, ये किंगडम सिस्टम बना दिया है। और यहाँ पे एक अवाम को जो है, अवाम के सवालों का जवाब इनके पास नहीं है। आप इनसे सवाल करो, ज़्यादा सवाल करेंगे तो आप बिहाइंड द बार दोगे, ऐसा ही। आपको जो है वो नहीं करने देंगे। तो बात ये कि ये एक सवालिया निशान है हुकूमत के ऊपर भी, और जो बैठे में बेंचेस पे उनको या तो वो अपनी गवर्नमेंट छोड़ दें। तो आप जब आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, कि देखिए बुनियादी सहूलत है ये बिजली, पानी और गैस और ये तालीम, सेहत, तो ये वो बुनियादी सहूलत है जो हर पाकिस्तानी का हक है। बिल्कुल मगर ऐसे ही। बात ये बदकिस्मती से उसको वो चीज़ नहीं मिली। वो टैक्सेस दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, आप टैक्सेस भरपूर लेते हैं, खाने पे आप पे टैक्स है, आपके आप होटलिंग पे आप पे टैक्स है, 18% आप हर आप चीज़ GST पे आप चार्ज टैक्स कर लेते हैं। इन रिटर्न आप आवाम को क्या दे रहे हैं? खाने क्या के दे ऊपर रहे आप सेल्स के जो है वो पैसे चार्ज करते हैं, बिजली का बिल जो आता है उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। मैं एंड कस्टमर हूँ, मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं उससे सेल कर रहा हूँ, अगर मैं उसको सेल कर रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर टैक्स देने का पाबंद हूँ, लेकिन उसके ऊपर आपको भी GST देना पड़ता है। ये बड़ा कमाल है। अगले दिन में बड़ा इंटरेस्टिंग भी एक बिल्कुल। सिंध असम्बली के अंदर सुन रहा था, शर्जील इनाम मेमन साहब यहाँ पर एक होते हैं, वो ये फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने फरमाई है। लोगों ने उसको जो है गलत जो है वो लिया है सोशल मीडिया पे। बात में उसका भी रेफरेंस दे देता हूँ। जी, जी। उन्होंने एक जुमला कहा कि यहाँ पे जो सिंध हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल सड़कें हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बात बिल्कुल उन्होंने ठीक बिल्कुल। कही है, इज़ वेरी राइट, कि जो सिंध हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल सड़कें हैं वो दो वो सड़कें बिल्कुल हैं, ठीक है। एक शारा फैसल है और एक बिलावल हाउस जाने वाली सड़क है। वो भी खैर अब इतनी सही नहीं है, लेकिन ये कि दो सड़कें ऐसी हैं कराची में जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जो उन्होंने स्पीच में कहा कि जो सिंध हुकूमत के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, तो ये दो सड़कें वैसे उनके जो ज़ेरे गाड़ियों में इस्तेमाल वो ट्रैवल करते हैं तो उसमें तो वो सेफ ही लगेगा। हम जैसे ऐसा ही आवाम है, जो बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करती है, सर आप भी अग्री करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा कि हम किस तरह सफ़र करते देखिए। हैं, बेसिक राइट्स नहीं है। कराची की मैं एक शहरी का इंटरव्यू देख रही थी तो वो ये कह रहा था सिलेंडर से हम गैस भरवाते हैं, Exactly. सोलर पैनल से हम बिजली यूज़ बिजली करते हैं, और स्टिल सबसे ज़्यादा परेशान भी हम ही हैं। कराची का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो तबाह बर्बाद हो चुका है। कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ इस वक्त खुदाई नहीं हुई है, जहाँ पूरे रोड को डिगिंग नहीं की गई। एक नया ट्रेंड चला है। बिल्कुल। आप रोडें काटते यकीन जाओ। करें कि अगर आपने कहीं किसी जगह जाना है तो आपको 2-3 घंटे का गैप रखना पड़ेगा, उनको बताना ऐसे पड़ेगा ही है। कितना टाइम लगेगा। ये हालात है। उसके अलावा आपकी बात को मैं इंडोज करूंगा कि यहाँ पे गैस से जो है वो सिलेंडर से गैस भरवा रहे हैं, सेकेंडरी सोलर पैनल से। देखें ये कितना डेंजरस है। सिलेंडर्स की गैस इस वक्त मतलब एक आम यूजफुल, एक आम घर के अंदर इतना आसान नहीं नहीं होना है। चाहिए। कब तक आप इस चीज़ को, आप लोगों की जिंदगियों को आपने खतरे में डाला हुआ है। Exactly. तो ये कोई चीज़ इसका हल तो नहीं है। ये मैं नहीं समझता कि अगर आप गैस सिलेंडर से गैस लेंगे या तो सोलर पैनल से बिजली लेंगे तो फिर हम टैक्सेस आप क्यों ले रहे हैं हमसे? बिल्कुल। या तो फिर आप हम लोग को टैक्सेस में रिलीफ दे दें, हम लोग खुद ही अब बिजली खुद और ही पानी कर और इन लेंगे। सारी चीज़ों का बंदोबस्त करें। जब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आपको कम से कम या तो हुकूमत से आपको छोड़ देनी चाहिए, या तो फिर जाहिर है कि हमें रिलीफ दें। लेकिन बदकिस्मती से हम ये पाकिस्तान में ऐसा होना नहीं है। अदालतों में भी जाते हैं, अदालतों का भी आपको हाल पता है कि यहाँ पे जो Exactly, है ऐसा ही। फैसले किस तरह आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी तक इनके ऊपर पॉलिसीज़ के ऊपर कोई इस तरह की इन तक बात नहीं हो रही। जब तक कोई सख्त फैसले नहीं किए जाएंगे, जब तक कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मसला है, फाइनेंस के ऊपर मसला, इकोनॉमी का मसला है। मगर मकसद ये मैं समझता हूँ, आप एक पाकिस्तानी को बुनियादी सहूलत तो दें। जब अपने पाकिस्तानी को बुनियादी सहूलत ही नहीं दे रहे तो आप सेकंड क्या बात करेंगे? आपका बिल्कुल बजट, सही। आप बजट देंगे ना, बजट किन किन चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपको इन रिजल्ट आवाम को कुछ नहीं मिला। अच्छा, बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है। अभी आपने तस्करा किया, गैस आपको सिलेंडर से लेनी है, बिजली के लिए सोलर आपने लगवाना है, सिक्योरिटी के लिए आपने गार्ड रखना है, पानी के लिए हमने पानी के टैंकर लिए आपने लगवाना है। टैंकर से खरीद के पानी पीना है। ये सारी एक कराची का मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सूरत हाल नहीं है। और प्लस ये कि अगर आप गलती से अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर निकल जाएं तो आपकी जान भी सिक्योर नहीं है। बिल्कुल कोई भी सिक्योर नहीं आपको है। कहीं से गोली आके लगेगी चुप। और आपका खेल खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। ये आपकी फुल स्टोरी है। तो जनाब ये सूरत हाल रह गई है। तो फिर उसके ऊपर क्या अब बात की जाए, मतलब कि इसके ऊपर क्या कहा जाए? कुछ कहने के लिए बचा नहीं है कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ आपके पास यहाँ हैं नहीं। अगर कोई फैमिली को लेके चला गया उसको आपने निशाना बना दिया, क्या किया जाए फिर? सर देखिए, इसके ऊपर जो सोशल NGOs हैं, जो दीगर सिविल सोसाइटी के लोग हैं,
सर छोड़ के बैठे हैं कि क्या करेंगे। गवर्नमेंट जो है 18 साल से एक काबिज हुकूमत सिंध के अंदर बिलखसूस काबिज हो चुकी है, जो कि बैकडाउन भी नहीं करती। मगर बात वही है, इनके मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स भी की हैं, हम लोगों ने भी की हैं, दीगर सोशल एक्टिविस्ट भी करते हैं कि कम अज़ कम आप कोई मामला ऐसे बनाएं, आप सिक्योरिटी की इशू पुलिसिंग अपनी अच्छी करें, और आपके लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ जा रहा है। आप ये देखें ना, अब ये 2-3 बंदे मरना मोबाइल स्नैचिंग से तो खैर कमी इसमें थोड़ी सी आई है, लेकिन बात वही है, आम सी बात होती है। डंपरों से गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले आपके लोग मर रहे थे, पाकिस्तानी शहरी मर रहे थे, कराची की आवाम मर रही थी, उसके ऊपर जो है फुल वक्त DIG ट्रैफिक ने एक्शन ले लिया। देन उसके बाद फर्दर उसके बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पे जब तक हाईलाइट नहीं होता तब तक मामला नहीं बनते, फिर लोग भूल गए कि अब क्या। तो ये चीज़ें देखें ना, जब तक आप सोशल मीडिया पे मीडिया में हाईलाइट करेंगे, 2-3 दिन के लिए एक्शन ले लेगी गवर्नमेंट, उसके बाद फिर भूल जाएगी। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपने 5 साल गवर्नमेंट करना है, गवर्नमेंट है आपकी, कि आप किस तरह करेंगे, किन चीज़ों के ऊपर आपने स्टेप्स लेने, क्या आपके मामलात हैं, आपकी पुलिसिंग कैसे करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे करेंगे, आपका दूसरी जो लोकल गवर्नमेंट के आपके जो मामलात हैं, जो आपकी सड़क हैं, रोडें हैं, पार्क हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं। मगर वही वाली बात है कि बस वो इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद जो उनका एक मामला बना हुआ है करप्शन का, फिर वो उसमें लग जाते हैं और ज़ाहिर है इसी तरह बिल्कुल सर। एक पूरा हो जाता और बहुत अहम कंसर्न है, वो ये कि जैसे ही मानसून आता है और आगे आने भी वाला है, और उसमें हम देखते हैं कि फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, करंट कितने लगते हैं लोगों को, कितने लोग मर जाते हैं इससे, और फिर भी हर साल नए केसेस आते हैं इस तरह के। तो इस पर काम क्यों नहीं किया जाता, अपनी चीज़ों को ये बेहतर क्यों नहीं करते, लोगों की जानों से क्यों खेला जाता है? गुज़िश्ता चंद सालों से मैं तो ये देख रहा हूँ, अर्बन फ्लडिंग की एक बड़ा मसला है। अर्बन फ्लडिंग का कराची बिलखुसूस, कराची पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। पूरा शहर आपका तकरीबन में लिटरली बोलो डूबा हुआ होता है। अब तो DHA भी सेफ नहीं है और वहीरा टाउन भी सेफ नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो सेफ है आपका। इसके ऊपर इनको चाहिए, इन लोगों ने बोला कि हमने बरसाती नाले बनाए, मैंने इनको मशवरा दिया था कि बरसाती नाले और जो दूसरा सीवरेज सिस्टम है वो अलग अलग करें, लेकिन वो नालों को भी आपने हाल देखा, उसके बाद वो भी चौक हो जाते हैं, फिर ये जब बरसात आती तब ये सफाई करते हैं। तो बात ये है कि ये चीज़ें अगर पहले से हो, मेयर रजी साहब को बहुत बार हमने इंडोर्स किए चीज़ें, बहुत बार उनको मुतनब्बे किया कि आप ये बरसाती नालों का हाल देखें, आप सीवरेज सिस्टम देखें, कहाँ का चोकिंग पॉइंट्स है, आप चोकिंग पॉइंट देखें, क्योंकि कराची समंदरी सतह से बहुत नीचे आपका ये मानसून की बारिशें नहीं कर सकता। बिल्कुल। और फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो सोक्रेटिस हैं, ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, इनको पता नहीं किसी ने ये बता दिया है कि ये हर मसले का हल है अंडरपास बनाना। अब ये एक अलग बहस है, इंशाल्लाह आगे चल के उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है हर मसले का हल है शहर कराची में अंडरपास बना दिया जाए, और जिस किस्म के अंडरपासेस बन रहे हैं फिर आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। हाल क्या होता है? अभी बारिश का आपने तस्करा किया तो मुझे याद आ गया कि अभी ये जो नए अंडरपासेस जैसी कुछ चीज़ों से मिलते जुलते अब जो हाल होगा ये आप देखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहें वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। जी हमारा जी यासिर, अभी हम सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली अभी जो कंसर्न्स हमारे अवाम के हैं और स्पेशली यूथ के हैं, वो बिजनेस के हवाले से हैं। वो जानना चाहते हैं कि बजट के बाद हमें क्या रिलीफ मिला है और क्या नहीं मिला। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें जूम पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, और इनका बड़ा ही अहम तजिया यासिर, जिस तरह आप बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, वो माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जूम पे ले लिया है। जी सर, बिल्कुल सर। जिस तरह बजट पास हो चुका है और बजट के बाद हम उम्मीद तो यही कर रहे थे कि रिलीफ मिलेगा, तो आपको क्या लगता है बिजनेस के सेक्टर में हमें क्या रिलीफ मिला है और किस चीज़ की हमें अभी बहुत ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी तो जो रिलीफ मिला है इसके अंदर तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 साल के बाद ये एक अच्छा बजट आया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो नौकरी पेशा लोगों को मिला है। उसके अलावा जो हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी, बहुत दिनों से डेट पड़ी हुई थी, उसके अंदर कुछ सहूलियात दी हैं, तो मुझे यकीन है कि वो भी, जब कंस्ट्रक्शन की और रियल एस्टेट की जब इंडस्ट्री चलती है तो पूरी तमाम इकोनॉमी के ऊपर उसका बूम आ जाता है। और जो इसके अंदर एक कसर रह गई वो ये रह गई कि इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई ऐसा वो नहीं दिया है जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। और एक एक्सपोर्ट के लिए कोई एक अच्छी ऐसी चीज नहीं आई है जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सके। क्योंकि मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द बेटर, अच्छी मईशत के लिए, अच्छी एक्सपोर्ट के लिए और एक अच्छी इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसका जो तवाज़ुन है वो इंतहाई गैर मुतवाज़ुन है। तो इसलिए हमको यहाँ पे इस बजट के अंदर एक कसर रह गई कि हमने कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं लेके आए जिसके अंदर हम कहें कि इन
वजूहात की बिना पर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकेगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक कंपटीशन है ना, वो हमारा कंपटीशन है इंडिया के साथ, हमारा कंपटीशन है चाइना के साथ, हमारा यूरोप के अंदर हमारा कंपटीशन है टर्की के साथ। इन तमाम ममालिक के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो निस्बतन पाकिस्तान के बहुत कम है। एग्जैक्टली। और अगर हम इसके ऊपर अपना एक काम करें और थोड़ा सा अगर इनको कुछ मराद देके और एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है अगर हम उसको नीचे लेके आएंगे तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान के अंदर वो ये होगा कि आपके पास डॉलर ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। और जब डॉलर आपके पास ज्यादा आने शुरू होंगे तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जब डेफिसिट कम होगा तो जो डॉलर की प्राइस होगी वो कम हो जाएगी। जब डॉलर की प्राइस कम होगी तो उसके से इन्फ्लेशन कम होगी। जब डॉलर की प्राइस कम होगी तो जो पैसा आपका सूद की मद में जाता है वो जितना डॉलर महंगा होगा उतना ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस जो है वो आपको बाहर भेजने पड़ते हैं सूद की मद के अंदर। तो इसलिए हमको इसके ऊपर देखने की बहुत ज्यादा इच्छा। अच्छा रशीद साहब, मैं ये चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया कि बड़ा ज़रूरी है कि एड्रेस किया जाए। रीजन के अंदर इस वक्त ये आप समझ लें कि एक जंग चल रही है कि अपनी प्राइसेस को कैसे कंपेटिटिव किया जाए रीजन में, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, हम अभी उस रेस से बहुत दूर हैं। exactly. हर जगह ये कोशिश हो रही है कि उसकी इनपुट को कम किया जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की अभी आपने बात की, उसको नीचे लाया जाए ताकि आप वॉल्यूम्स में अपनी प्रोडक्शन कर सकें। हम लोग इससे बहुत पीछे जा चुके हैं, हम कहीं पे भी नहीं स्टैंड करते। मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने इन तमाम चीज़ों की निशानदेही की तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारे पास तो एक्सेस टू फाइनेंस भी नहीं है, हमारा तो इतने हायर इंटरेस्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हमारे बिजनेसमैन को कोई लेवरेज बैंक से मिल ही नहीं सकती, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। मॉनेटरी साइड के ऊपर जैसा भी आपने कहा कि हमें कैश फ्लोज ठीक करने पड़ेंगे, हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए तो एक हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड एटलीस्ट वी शुड हैव सम प्लान कि हम इसको 10 साल बाद यहाँ लेके जाएंगे। मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती और आई एम वेरी सॉरी, आप इसको करेक्ट कर दें अगर मैं गलत हूँ। ये IMF के प्लान में रहते हुए कैसे मुमकिन है कि आप सस्टेनेबल अपनी जो है वो ग्रोथ को अचीव कर सकें और आप लुक फॉरवर्ड कर सकें? राशिद साहब, ये पॉसिबल कैसे हो, मुझे समझाएं ज़रा। जी देखें, ये इस वक्त तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और इसलिए पॉसिबल है कि इस वक्त आपको मालूम है कि दुबई के अंदर बहुत सारे लोगों की जो ब्लैक मनी थी वो पार्क थी। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त दुबई से लोग निकलना चाह रहे हैं और दुबई में जो पाकिस्तानी है उनके लिए तो डेफिनेटली जो एक मसाइल क्रिएट हो रहे हैं वो सबको मालूम है। तो इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं और जितने भी गैर पाकिस्तानी हैं वो दुबई से अपना पैसा निकाल के कहीं ना कहीं पार्क करना चाह रहे हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, तो इस वक्त बहुत अच्छा चांस ये है कि अगर आप एक ऐसी एमनेस्टी लेके आए, पहले जब हम एमनेस्टी लेके आते थे ना तो हम ब्लैक मनी की ड्राइक्लीनिंग कर देते थे कि अगर आप 1 अरब लेके आ गए, हमने आपको 5% गवर्नमेंट को दे दिया और उनका 1 अरब जो है वो वाइट हो गया, उन्होंने दोबारा वही पैसे बाहर भेजे और 5 साल बाद वही जो पैसे उन्होंने भेजे थे $200 के, $300 हो गया, वो दोबारा यहाँ पे लेके आए, उन्होंने दोबारा 500 दिया और उनके पैसे की ड्राइक्लीनिंग हो गई ब्लैक मनी की और वो दोबारा, तो उसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा था। ठीक है, तो इस वक्त मेरी एक तजवीज़ है कि आप एक ऐसी एमनेस्टी लेके आए, उस एमनेस्टी में आप ये रखें कि भाई जो बंदा $2 लाख की मशीनों की LC खोलेगा उसके लिए $1 मिलियन जो है एमनेस्टी, वो $1 मिलियन लेके आ जाए, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो उससे फायदा होगा जब बंदा $2 लाख की LC खोलेगा, जब वो मशीनें मंगाएगा तो उसकी वजह से वो यहाँ पे जॉब भी क्रिएट करेगा और फिर वो रनिंग फाइनेंस में भी पैसा डालेगा, तो वो जो पैसा होगा वो आपका पाकिस्तान में पैसा रहेगा। और देखिए, जब एक बंदा रियल एस्टेट का बंदा है या कोई शेयर मार्केट का बंदा है, जब वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो अगर उसका 1 अरब वो इन्वेस्ट करता है तो उसके जो ऑफिशियल मनी होती है वो 300 मिलियन की होती है। तो वो 300 मिलियन पे गवर्नमेंट को 2 साल में एक दफा टैक्स देता है। लेकिन जब 1 मिलियन वो लगाएगा, इंडस्ट्री में लगाएगा, तो अगर उसकी साल में 4 साइकिल होगी तो वो साल में 4 दफा गवर्नमेंट पर टैक्स देगा, नंबर 1। नंबर 2, जब वो यहाँ पे मशीनों की LC खोलेगा, जब वो मशीनें लेके आएगा तो वो जॉब क्रिएट करेगा। जब वो जॉब क्रिएट करेगा तो 2 काम होगा उन मशीनों से कि एक आपकी इंपोर्ट कम होगी और दूसरा आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो एक तो जो आपके यहाँ से बेरोजगारी है वो आपकी खत्म हो जाएगी और फिर जब आपकी इंपोर्ट कम होगी और आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो उसके अंदर जो आपका डॉलर का डेफिसिट है वो आपका कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक और जो मैं आपकी तवज्जो से मशवरा देना चाहूंगा कि हमारे पास इस वक्त 60% जो यूथ है वो ब्लू कॉलर यूथ है। एग्जैक्टली, ठीक है, और हमारे पास अल्लाह के दिए हुए इतने वसाइल हैं कि मैं समझता हूँ कि अपने
जो हमारे किसान हैं और जो हारी हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कि जब पाकिस्तान में इतनी अच्छी मतलब मौजूद है, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हैं, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन दरिया हैं, इनके पास दुनिया के बेहतरीन जंगलात हैं, हम इतने 60% यूज होने के बाद, इतने सारे दरिया होने के बावजूद अगर आज हम 6 से 7 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम सफेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चाइना से फल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगाकर इन तमाम चीजों को हमको चाहिए कि हम अपने पास ग्रो करें। बिल्कुल ठीक जब है। इन चीजों को हम ग्रो करेंगे तो सबसे पहले तो जो हमारे इंपोर्ट का जो हम इंपोर्ट करने के लिए डॉलर देते हैं वो हमारे इंपोर्ट के डॉलर बचेंगे, और उसके बाद जब हम अपने पास ग्रो करेंगे तो इससे हमारे पास से बेरोजगारी का खात्मा होगा, और जब हम अपने पास ग्रो करेंगे तो हम अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, यू वेरी राइटली सेड, कि हमें इसमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, और हम थे भी। वीट के अंदर हम सरप्लस हुआ करते थे, कॉटन के बड़े अच्छे नंबर्स जनरेट किया करते थे, लेकिन हम और ये वो तमाम मशवरे मेरे जिनके ऊपर आईएमएफ को जीरो इशू आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा राशिद साहब, एक और बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो टेक्नोलॉजी के एंड के ऊपर हो रही है, एआई के ऊपर हो रही है, रिसर्च के ऊपर हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी में इनपुट उसका अभी तक हमें नजर नहीं आया, माँ सिवाय इसके कि हमने टैक्स रिकवरी के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अब आई डोंट नो कि वो कितना एप्लीकेबल है हमारे सिस्टम के ऊपर। टेक्नोलॉजी हमारी नजर नहीं आई। जी जी जी, जिस तरह से हमारे फोर्सेस ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनका सत्यानाश मारा, जिस तरह से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनके राफेल का बेड़ा गर्क कर दिया, तो अभी हम हाई टेक के अंदर आए, और हमारी एजेंसीज ने और हमारे जितने फोर्सेस ने उन्होंने आपको अपनी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा तो डेफिनेटली करा है, लेकिन आपकी बात में वजन है कि हमको अभी उसके ऊपर जाना चाहिए। और मिसाल इसके अंदर मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आईफोन है ना, जी जी, आईफोन अमेरिका अपना बेचता है तकरीबन समझने के 12 से 15 लाख रुपए किलो के हिसाब से। बिल्कुल अपनी प्लास्टिक और अपना लोही बेच रहे हैं ना वो, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसी प्लास्टिक उसी लोहे में वो अपनी टेक्नोलॉजी डाल के वो 15 लाख रुपए किलो बेच रहा है, और हम अपनी प्लास्टिक और हम अपना लोहा जो है वो 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो हमारे पास 22 से 25 करोड़ की आवाम है, और हर बंदे के पास एवरेज एक मोबाइल तो होता है, ऐसे ही। ठीक है। तो अगर आज हम ये 25 करोड़ मोबाइल खुद बनाना शुरू कर दें जी, तो हमारी इंपोर्ट कितनी कम हो जाएगी, आपने कभी अंदाजा लगाया? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम जेफ थंडर बना सकते हैं चाइना के साथ, हम बड़ी बड़ी चीजें अपना तोप और टैंक बना सकते हैं चाइना के साथ, तो हम चाइना के साथ मिलकर अपनी गाड़ियां खुद क्यों नहीं बना सकते? आपको मालूम है कि आपका डॉलर का जो मेजर चंक है वो कहाँ जाता है? बिल्कुल, वो सिर्फ गाड़ियों के इंपोर्ट्स में, और गाड़ियों की इंपोर्ट्स में आप बाहर से मंगवाते हैं, आपके पास असेंबलर्स हैं, कोई मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये भी है। एग्जैक्टली तो हम इन चीजों के ऊपर खुद अगर गौर करें तो अगर हम 25 करोड़ के आवाम होने के बावजूद अगर आज हम अपनी कोई एक गाड़ी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए अलार्म है, और उसका मतलब है कि हमने अपने आने वाले अच्छे कल के लिए अभी तक कोई कदम नहीं रखा है। बिल्कुल। अच्छा राशिद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हमने लार्ज स्केल बिजनेस के हवाले से बात की, स्मॉल बिजनेस के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं और क्या आप मैसेज देते हैं हमारी स्पेशली यूथ को, यासिर, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या स्टार्टअप लेना चाहते हैं, लेकिन वो कराची में स्पेशली पाकिस्तान में और इस तरह के क्राइसिस, लोड शेडिंग और 10 तरह के मसले हैं यहाँ पर, और अगर वो यहाँ पर स्टैंड आउट करें अपने बिजनेस को लेकर तो वो क्या किया जाए? कराची उन दुनिया के चंद बदकिस्मत तरीन मुल्कों में से एक मुल्क होगा कि जिसकी समुद्र की जो बेल्ट है वो इतनी बड़ी है, और उससे हम अपना 0 पैसा कैश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम अगर हम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, अगर हम मॉरिशस जाते हैं, अगर हम इन तमाम जिस जगह पे भी जो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वो सबसे पहले किस चीज का तयन करते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे समुद्र हो, जहाँ पे रिजॉर्ट्स हो। एग्जैक्टली, ठीक है। और हमारी इतनी बड़ी बेल्ट, सैली बेल्ट हमारी इतनी बड़ी होने के बावजूद हम उसको 0 कैश कर रहे हैं। अगर हम अपने कराची के सीवीयू के ऊपर अगर हम उन समुंदर के ऊपर थोड़ी सी बलून राइड लगा दें, हम वहाँ पे बनाना राइड लगा दें, वहाँ पे इस टाइप के थोड़े से चीजें लेके आए, और जो हमारे सामने जो समुद्र के सामने हमारे सीवीयू अपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम को हम डिमोलिश करके अगर वहाँ पे मॉल्स बना दें, वहाँ पे बड़े बड़े होटल बना दें, तो आपके जितना अरब है, देखें आज की तारीख में पैसा 2 लोगों के पास ज्यादा है, एक अरब के पास ज्यादा है और एक चाइनीज के पास ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो ये जितने अरब हैं, ये बैंकॉक क्यों जाते हैं?
जी। ये इसलिए जब बैंकों का मनुष्य चले आते हैं कि इनको वहाँ पे मस्जिदें भी मिल जाती हैं, वहाँ पे इनको बिल्कुल ठीक उनकी है। मर्जी का खाना भी मिल जाता है और उनको आराम से उनका वीजा भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी साइली बेल्ट को इस्तेमाल करें और अगर हम वहां पे वो करें तो हमारे जो होटल होंगे, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री होगी, उसके ऊपर जो बूम आएगा वो आप कभी तस्वर भी नहीं कर सकते। भाई राशिद साहब, ये तो आप हमारी थोड़ा कंसिडरेशन पीछे में चले है जाएं ही नहीं। एक जमाने में, आप थोड़ा सा अगर पीछे आपने चले जाएं बिल्कुल एक ठीक जमाने कहा। में हमारे, आप फुल्ली एग्री। नहीं मैं आपको एक बिल्कुल चीज और बिल्कुल। बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले एक जमाने में रशियंस आया करते थे और हमारे जैनब मार्केट आते थे। एग्जैक्टली, तो उस वक्त बिल्कुल। जैनब मार्केट पर पीली टैक्सी का बड़ा रिवाज हुआ करता था। क्या तो बात आप आपने यकीन याद माने दिला वहाँ दी, पे बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे मैंने मुझे एक हजारों बड़े टैक्सी वाले, मशहूर टेनिस प्लेयर होते थे राशिद भाई, वो बोरिस बेकर उनका नाम था, जर्मन टेनिस के स्टार थे। मैंने पहली दफा उनको जैनब मार्केट पे ही देखा था। मुझे अभी याद आया, इतने बड़े बड़े लोग जैनब मार्केट में जो है वो नजर आया करते थे। बिल्कुल सही बात है। और इससे मुझे तुम्हारी उम्र का अंदाजा हो गया कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितनी इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन टेनिस का फॉलोअर हूँ, तो मैं सारे लेजेंड प्लेयर्स को, लेकिन ये कि वो ये होता था, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कराची के अंदर इस तरह रशियंस आया करते थे, जर्मन्स आया करते थे, लेकिन वो सारा चला गया। आपके पास टर्किश यहाँ पे विजिटर्स हुआ करते थे, आपने फैसिलिटेट नहीं किया क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में नहीं था। अभी आपने जैसे समंदर की बात की, एक डिसैलिनेशन प्लांट की जो वो समरी आपको याद है, वो पड़ी हुई है, उसका क्या हुआ नहीं पता। फिर वहां पे विंडमिल प्रोजेक्ट, अभी जैसे आप बता रहे थे, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, जैसे ही हम फ्लाई करके जाते हैं उस जोन में, समंदर के ऊपर विंडमिल प्रोजेक्ट्स और न जाने क्या कुछ करते हैं। जैसे भी आपने बताया कि उसको आप टूरिज्म की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे आप थाईलैंड का तस्करा कर रहे थे, मोर देन $47 बिलियन की सिर्फ टूरिज्म की इंडस्ट्री। तो हम कहाँ स्टैंड आउट करते हैं? ये तो हमने सोचना पड़ेगा ना, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमारी तो कोई प्लानिंग है ही नहीं, हमारी जगह हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं, वही हमने किया जिसका भी आपने बताया। हमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हमको अपनी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाना होगा। ऐसे ही है। उसकी वजह है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब वो गवर्नमेंट जाती है और नई गवर्नमेंट आती है और हमारी गवर्नमेंट की ट्रांजिशन बहुत ज्यादा होती है, तो जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी गवर्नमेंट का जो भी अच्छे काम होते हैं वो उसको सबूताज कर देते हैं। वो कहते हैं यार अगर ये कामयाब हो गया तो फिर तो इनके नंबर्स अच्छे हो जाएंगे और आइंदा इलेक्शन में इनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए कि हमारी जितनी भी इकोनॉमी पॉलिसी हो, जितनी बिजनेस पॉलिसी हो, जितनी एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, उन तमाम को नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहिए। कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो जो प्लान होंगे, वो जो होंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ताकि उसके अंदर हमारे पास कंसिस्टेंसी आएगी। तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे और जो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना सरमाए को बाहर ले जाते हैं, जो आपका सरमाया ड्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से आप आज $280 पे खड़े हुए हैं, उसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी और उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट में भी और आपके इंपोर्ट में भी डिक्लाइन आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इन द लास्ट मैं आपसे एक मैसेज जाना चाहूँगी हमारे यूथ के लिए, स्पेशली जो बिजनेस करना चाहते हैं या स्टैंड आउट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे, क्या मैसेज देंगे, प्लीज बताइएगा। सबसे पहले टिप्स तो ये है कि हमारा जो यूथ आजकल शॉर्टकट ढूंढता है, तो मैं उसको कहूंगा कि अपना शॉर्टकट ना ढूंढे और आने वाले कल को टारगेट करें। जब वो आने वाले कल को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छे और एक मुस्तकम और एक सॉलिड पॉलिसी अपने लिए बना सकेंगे। लेकिन जब वो शॉर्टकट पे जाते हैं तो वो लोग, जितने हमारे यंगस्टर हैं, वो मिसयूज भी हो जाते हैं और डेफिनेटली शॉर्टकट के अंदर एक बंदा कामयाब होता है लेकिन 99% जो लोग होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा राशिद भाई, एक चीज, अब वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगा इस बारे में बात हो जाए कि आप फाइनेंस कैसे उनको देंगे। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी चलती है थ्रू बैंकिंग चैनल्स जो है उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ ले जाते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं। हमारे सामने रीजन की मिसालें हम दे दे के थक गए हैं, महातीर की मिसाल भी दे चुके हैं, यासीन साहब की मिसालें दे दे के थक चुके हैं। हमारे पास इम्प्लीमेंट कब होगा, ये तो बताएं। कोई स्ट्रैटेजी है ऐसी, कोई हमारी मॉनेटरी जो पॉलिसी बनती है उसमें क्या हमने कभी इसको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की है? क्योंकि कंसिडरेशन में नहीं होती। ये कैसे होगा, सिर्फ ये भी बताएं मुझे। देखिए, आसान लोन गवर्नमेंट देती तो रहती है और अक्सर बेशतर देती रहती है। कभी आसान लोन दे देती है, कभी लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही होती है। और जो लोग आज भी, अगर आज भी जो लोग अच्छा, जो जितने स्टार्टर्स हैं, अगर उनके अच्छे आइडियाज हैं, तो यहाँ पे इस वक्त बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके अंदर वो उन लोगों को चांस देते रहते हैं। असल में सिर्फ आपकी विल है, अगर बंदा अच्छी विल होगी, अगर जितना स्टार्टर है, अगर उसके पास कोई अच्छा प्लान होगा, तो मुझे गारंटी है कि आज भी लोग उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राशिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच राशिद साहब। राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस करते हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है यूथ के लिए, खासतौर पे जैसे भी आपने बात की थी ना, ये बड़ा जरूरी है। वेरी राइटली सेड कि देयर इज नो शॉर्टकट।
इसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। असल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो पेशेंस आपके पास होने चाहिए, और फिर ये कि आप कंसिस्टेंट हो। इस दो और चीज़ अगर आपके प्लानिंग पास सबसे हो ना, ज़रूरी है यार सर, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लान बात। होना, प्लानिंग करना सबसे ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी है। और आपके पास एक प्लान होना चाहिए, फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, तो आई होप Exactly. आप लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को या फिर कोई भी आपका एक मोटिवेशन हो उस पर आप बिल्कुल केस स्टडी सक्सेस हासिल हमारा कर इसमें सकते बड़ी हैं। ज़रूरी है। देखें, सबसे बिल्कुल। पहले ये कि आप केस स्टडी करें, आप सक्सेस स्टोरीज देखें, और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो कंग्लोमरेट्स हैं, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रैच से ही सब ने काम अपना बिल्कुल। शुरू किया था। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिर दूसरा ये कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना, वो इसको सपोर्ट करती है, True. उसको फाइनेंस देती है, फाइनेंस के लिए उसको स्पेस देती है, उसको सॉफ्ट लोन देती है। ये भी होना चाहिए, strategize इस पर भी किया काम जाता होना है। चाहिए यार लेकिन सर। हमारे यहाँ भी जैसे बिल्कुल। बात हो रही थी ना कि लैपटॉप दे दिया, कोई स्कीम आती है लेकिन उसका क्या होता है नहीं पता चलता। यूथ स्कीम आती है, उसकी एज लिमिट 35 साल रख देते हैं। अब 35 साल की यूथ तलाश करना बड़ा मुश्किल है। 35 साल की यूथ आप ढूंढ के लाए पहले, फिर उसके बाद आप उसको लोन दें, फिर वो लोन को जब एक्वायर्ड करेगा, फिर उसके पास सक्सेस का चांसेस बहुत कम होते हैं। कम देखिए, आपके होगा। पास ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बहरहाल एजुकेट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत एजुकेशन है, अगर आपकी बिल्कुल। प्रायोरिटी में होगी, अगेन जैसे राशिद साहब ने भी कहा कि आप इन्वेस्टमेंट सही जगह करें। अब टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता जा रहा है, अगर टेक्नोलॉजी के एंड के ऊपर बजट के अंदर कोई सब्सटेंशियल अमाउंट रखते और फिर उसका इनपुट आपको नज़र आता, तो ये प्लानिंग के तहत होता है। अगर वो प्लानिंग नहीं है तो ये आई एम बिल्कुल। सॉरी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये है इस पर bottom line। मज़ीद भी बात करेंगे यासिर, क्योंकि इस पर इंशाल्लाह। बात करने की ज़रूरत है। और उनको थैंक यू बोलना नहीं भूलेंगे जो हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और हमें क्वेरीज भेज रहे हैं, सवालात बिल्कुल। पूछ रहे हैं, और हमारी शेफ़ की रेसिपीज़ भी वो पसंद कर रहे हैं और हमारे सेगमेंट को भी वो पसंद कर रहे Exactly, हैं। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू और जी। बहुत सारी इसी फरमाइशें तरह- आ रही इसी हैं। तरह देखते हमारा रहिए। तो मुझे भी हंसी आ गई पीछे से, इशारा उन्होंने कर दिया। इंशाल्लाह वो सारी हमने नोट कर ली हैं। बिल्कुल। शेफ साहब को ज़रूर देंगे, वो ज़रूर बनाएंगे ज़रूर बनाएंगे। आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। इंशाल्लाह। थैंक यू सो और वेरी मच। यहाँ बहुत वक्त शुक्रिया। अपना खत्म ख्याल हुआ है। रखिए। यासिर हुसैन को मुबारक और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।